उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। टाइगर मशीन गन लिए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे खतरा था कि मर्फी का कोई साथी फायरिंग की आवाजें सुनकर ना आ जाए, लेकिन बाहर राहदारी खाली पड़ी हुई थी। टाइगर चूंकि देख चुका था कि चंद अफराद सिर्फ मशीन रूम में मौजूद हैं, इस तरफ कोई आदमी ना था और मशीन रूम यहाँ से काफी दूर था, इसलिए फायरिंग की आवाजें वहां तक ना जा सकती थी। वो वापस मुड़ा और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो इतनी बात तो समझ गया था कि उन्हें किसी इंतहाई जोर असर के से बेहोश किया गया था, लेकिन ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि इमरान उसी तरह बेहोश पड़ा था जबकि उसे होश आ गया था। हालांकि वो जानता था कि इमरान ने बेहोशी के खिलाफ काम करने वाली कुव्वत मुदाफियत को मखसूस वर्जिशों से इस तरह डेवलप किया है कि बेहोश होने के बाद ये कुव्वत खुद ब खुद काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसने खुद भी इन वर्जिशों का इख्तियार किया हुआ था, लेकिन बहरहाल वो अभी इमरान जितने लेवल तक तो ना पहुंचा था। इसके बावजूद इमरान अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था और वो होश में आ गया था। इस गैस का इस्तेमाल यकीनन मर्फी ने कहा था, इसलिए वो मर्फी से ही इसका एंटी हासिल करना चाहता था। मर्फी के करीब पहुंचकर उसने मशीन गन कांधे से लटकाया और फिर झुककर उसने मर्फी को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और उसे एक खाली जगह पर लाकर लिटा दिया। उसके बाद उसने उसकी नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए, क्योंकि मर्फी सिर्फ सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हुआ था, गैस अटैक की वजह से बेहोश ना हुआ था, इसलिए उसने इस अंदाज से उसे होश में लाया जा सकता था। चंद लम्हों बाद मर्फी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और टाइगर सीधा होकर पीछे हटा और उसने कांधे से मशीन गन उतारकर उसकी नाल मर्फी की गर्दन की जरा नीचे सीने पर रख दी। मर्फी की आंखें एक झटके से खुली। उसने कराहते हुए उठने की कोशिश की। खबरदार, हरकत मत करना वरना पूरा गन मैगजीन सीने में उतार दूंगा, टाइगर ने घुर्राते हुए कहा और मर्फी की आंखों में खौफ और दहशत सी फैलती चली गई। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आए। तुम होश में कैसे आ गए? मैंने तो बड़ी हल्की मिकदार में महलूल इंजेक्ट किया था। मर्फी के लहजे में हैरत के साथ साथ दहशत थी। तो तुमने मुझे एंटी इंजेक्शन लगाया था? टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, तुम मरने वाले थे, इसलिए मगर वो तो बेहद कलील मिकदार में था, मर्फी ने कहा। तो तुमने मेरी जान बचाई। ठीक है, मैं भी इसके बदले तुम्हारी जान बचाने का तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, बशर्तीका तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे दो, वरना ट्रिगर पर मेरी उंगली का मामूली सा दबाव तुम्हारे जिस्म के पुर्जे उड़ा देगा। टाइगर का लहजा ज्यादा सर्द हो गया। मुझे डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा था, मर्फी ने जवाब दिया। वो चूंकि लड़ाई भड़ाई के मैदान का आदमी ना था, इसलिए मौत को सामने देखकर उसका चेहरा इंतहाई दहशतज़दा सा हो गया था। पूरी तफसील बताओ, टाइगर ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा और मर्फी ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात खोल दी। ठीक है, अब उठो और मेरे साथ चलकर वो एंटीडोस वाला डब्बा उठाओ और कर्नल टॉम को छोड़कर मेरे साथियों को इंजेक्शन लगाओ। जल्दी उठो, टाइगर ने पीछे बैठते हुए कहा और मर्फी सर हिलाता हुआ उठा और लड़खड़ाए हुए कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर मशीन गन लिए उसके पीछे था। मर्फी इस कमरे में गया जहां मेडिकल बॉक्सेस मौजूद थे। महलूल वाला डब्बा तकरीबन भरी हुई सुरंज अभी तक वहां मेज पर पड़ी थी। मर्फी ने वो सुरंज उठाई और वापस मुड़ गया। टाइगर उसके पीछे था। दोबारा कर्नल टॉम के दफ्तर में पहुंचकर उसने पहले इमरान और फिर सागोरी के बाजों में कुछ महलूल इंजेक्ट किया और सीधा खड़ा हो गया। चंद ही लम्हों बाद इमरान और सागोरी दोनों होश में आने लगे तो टाइगर का बाजू यकलख्त घूमा और मर्फी चीख मारकर उछलकर पहले साइड की दीवार से टकराया और फिर नीचे गिर पड़ा। कनपट्टी पर लगने वाली उंगली के हुक ने उसे एक लम्हे में होश की वादी से बाहर निकाल दिया था। इमरान आंखें खुलते ही एक झटके से उठकर बैठ गया। सागोरी अलबत्ता वैसे ही पड़ी करा रही थी। ओह, ये मर्फी भी यहाँ पड़ा है। इमरान ने खड़े होते ही दीवार के साथ पड़े हुए मर्फी की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा और टाइगर ने अपने होश में आने से लेकर अब मर्फी के बेहोश होने तक सारे वाकया तफसील से सुना दिए। अब इमरान समझ गया था कि टाइगर चूंकि बेहोशी के खिलाफ काम करने वाली कुव्वत मुदाफियत को उजागर करने की मशकें कर रहा है, इसलिए महलूल इंजेक्ट होने के बाद उसका अमल इंतहाई तेज हो गया था। इस तरह वो वक्त से पहले होश में आ गया था। ओह, तो तुमने मेरी जान बचाने के लिए इतनी जदोजहद की, बहुत शुक्रिया। इमरान के बोलने से पहले ही मैडम सागोरी बोल पड़ी। उसके लहजे में बेपनाह मुसरत का तासुर नुमाया था। आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। अलबत्ता टाइगर के होंठ पे इख्तियार भींच गए। अगर लैला ही मर जाती तो बेचारा मजनू किसके लिए आटान की पहाड़ियों की खाक, ओ सॉरी, पहाड़ियों में तो खाक नहीं होती, पत्थर होते हैं। बहरहाल पत्थर छानता और फिर वहीं गड़बड़। अब भला पत्थर कैसे छाने जा सकते हैं? इमरान की जुबान चल पड़ी। इमरान साहब, ऐसा ना हो कि मशीन हाल में मौजूद कोई आदमी इधर आ निकले। टाइगर ने फौरन ही मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा।
اور کباب میں ہڈی بن جائے، یہی مطلب ہوا۔ اس لحاظ سے تو میری حیثیت بھی ہڈی کی بن سکتی ہے۔ ہاں، تم واقعی ہی ہڈی کی طرح ہر جگہ موجود ہوتے ہو، میڈم ساگوری نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میڈم، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آئندہ عمران صاحب کے متعلق بات کرتے وقت کوئی گستاخی نہ کرنا، ورنہ۔ عمران کے جواب دینے سے پہلے ہی ٹائیگر نے دانت پیس کر گھرراتے ہوئے کہا، ارے ابھی سے ریہرسل شروع کرتی؟ ابھی تو یہ لیبارٹری والا مشن مکمل ہوگا، پھر جا کر کہیں پردہ اٹھے گا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے بھی اختیار ہنستے ہوئے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے مڑا اور جب وہ راہداری میں پہنچ گئے تو میڈم ساگوری بھی ان کے پیچھے راہداری میں آ گئی، لیکن اب اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور وہ بڑی زہریلی نظروں سے ٹائیگر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹائیگر کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھوکی شیرنی کی طرح ابھی اچھل کر ٹائیگر کی گردن کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ دے گی۔ ہال کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ اس نے ٹائیگر سے سرگوشی کی اور ٹائیگر جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ عمران اور میڈم ساگوری وہیں رک گئے۔ عمران نے ایک طرف میڈم ساگوری کے سوتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مجھ سے شرماتا ہے، اس لیے میرے سامنے کوئی بات نہ کیا کرو۔ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہاری تعریف ہی کرتا رہتا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور میڈم ساگوری کے کان میں سرگوشی بھی کی، اور میڈم ساگوری کا سوتا ہوا چہرہ کسی اندرونی مسرت سے یکلخت اس طرح جگمگا اٹھا جیسے تاریک شیشے کے اندر کہیں اچانک بلب روشن ہو جاتا ہے۔ او واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، میڈم ساگوری نے شاید بڑی مشکل سے اپنی مسرت کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ انداز سوالیہ نہ تھا بلکہ ایسا تھا جیسے وہ بات کو کنفرم کرنا چاہتی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو میں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ثابت؟ وہ کیسے؟ میڈم ساگوری عمران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑی۔ اس طرح کہ میں تم پر غصہ کروں اور پھر ٹائیگر کو حکم دوں کہ وہ تمہیں گولی مار دے، پھر دیکھنا کہ وہ کس طرح میرا حکم ماننے سے ہچکچاتا ہے۔ دیکھ لو کہیں واقعی وہ مجھے گولی نہ مار دے۔ میڈم ساگوری کو کسی طرح بھی شاید یقین نہ آ رہا تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر کے ہلکے سے قدموں کی آواز ابھری اور پھر وہ موڑ کاٹ کر سامنے آ گیا۔ وہاں 8 افراد ہیں لیکن وہ کسی مشین کو خود آپریٹ نہیں کر رہے، تمام مشینیں آٹومیٹک ہیں، وہ صرف نگرانی کر رہے ہیں، ٹائیگر نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، سب کو اڑا دو لیکن خیال رکھنا کسی مشین کو نقصان نہ پہنچے، اور میڈم ساگوری تم میرے ساتھ آؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور واپس کرنل ٹام کے دفتر کی طرف مڑ گیا۔ میڈم ساگوری خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی وہ دفتر سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ اچانک دفتر کے کھلے دروازے سے کسی جن کی طرح مرفی نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے گولیاں اگلنے شروع کر دی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دھڑکتی ہوئی سلاخ اس کے سینے میں گھس گئی ہو۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب سے میڈم ساگوری کی لرزا دینے والی چیخ سنائی دی اور عمران کا ذہن جسم میں پیدا ہونے والی اچانک اور انتہائی تیز درد کی لہر سے یکلخت تاریک ہو گیا، لیکن شاید یہ تاریک صرف ایک لمحے کے لیے چھائی تھی، کیونکہ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی تاریکی اس طرح تیز روشنی میں بدل گئی جیسے سورج اس کے ذہن کے اندر طلوع ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ اس کے کانوں میں مرفی کی ہسیانی کہکی کی آواز گونجی، لیکن یہ روشنی بھی اس کے ذہن میں صرف ایک لمحے کے لیے پیدا ہوئی۔ دوسرے لمحے ایک بار پھر تاریکی اس کے ذہن پر مکمل قبضہ کر گئی۔ مرفی کی آنکھیں اچانک کھلی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم خود بخود حرکت میں آ گیا۔ وہ بالکل اس طرح اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے اس کے جوڑوں پر سپرنگ لگے ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ خود بخود اس کے سر پر پہنچے جہاں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ ابھی تک لاشعوری کیفیت میں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا گیا اور اس نے سر کو تھامے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ہٹائے اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں گزشتہ واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کمرہ خالی تھا، صرف کرنل کا جسم اس طرح تڑے مڑے انداز میں ایک طرف بدستور پڑا ہوا تھا اور اس نے ٹائیگر کا بازو گھومتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کن پٹی پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور اس کے بعد اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ٹائیگر اس کے ساتھیوں کے لیے جیسے لاوا ابل رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی مشین گن تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں گھمائی، لیکن مشین گن اسے کہیں نظر نہ آئی تو وہ فرش پر پڑے ہوئے کرنل ٹام کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ کرنل ٹام ہمیشہ اپنے کوٹ کی اندرونی ایک خفیہ جیب میں ایک چھوٹا مگر انتہائی طاقتور ریوالور رکھنے کا عادی ہے، اور چند لمحوں بعد واقعی وہ ریوالور کرنل ٹام کی جیب سے برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ میں ان سب کا خاتمہ کر دوں گا، مرفی نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت خود بخود مضبوط ہو گئی تھی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے راہداری سے قدموں کی آواز دفتر کی طرف آتی سنائی دی۔ اس کے ہونٹ مزید بھیج گئے، آنکھیں سگڑ گئی۔ اس نے یکلخت اچھل کر دروازے سے باہر راہداری میں چھلانگ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی ٹریگر پر موجود اس کی انگلی خود بخود حرکت میں آ گئی۔ دوسرے
लम्हे यके बाद दीगरे वो दो धमाके हुए। उसके साथ ही सामने से आने वाले प्रिंस और सागोरी दोनों की चीखें भी गूंज उठी। दोनों ही गोलियां खाकर लड़खड़ा कर नीचे गिरे। प्रिंस तो नीचे गिरते ही साकित हो गया, जबकि मैडम सागोरी सिर्फ चंद लम्हे तड़पी और फिर वो भी साकित हो गई। मर्फी उन्हें इस तरह गिरते और तड़पते पहले चंद सेकंड तो हैरत से देखता रहा। शायद उसे यकीन आ रहा था कि वाकई उसने उन्हें गोली मारी है, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से खुद ब खुद फातिहाना कहका निकला। फिर वो दौड़ता राहदारी के पहले मोड़ पर घुमा ही था कि यकलख्त चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल एक जोरदार धमाके के नीचे फर्श पर गिरा। मोड़ पर किसी ने उसके सीने पर अचानक जोरदार सरब लगाई थी। नीचे गिरकर उसने उठने की कोशिश की थी कि मोड़ पर उसे टाइगर नजर आया। उसके हाथ में मशीन गन थी। तुमने गोली मारी है इमरान साहब को और सागोरी को। टाइगर की चीखती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसके साथ ही मशीन गन की तड़तड़ाहट सुनाई थी। और मर्फी को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में जगह जगह दहकती हुई सलाखें उतर गई हों। दर्द की तेज तरीन लहर उसके जिस्म में दौड़ी और फिर उसका जहन जैसे किसी तारीक दलदल में डूबता चला गया। तारीक दलदल में डूबने से पहले उसके जहन में आखिरी एहसास यही रह गया था कि कोई तवील सा साया उसके ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा हो। फिर जिस तरह इंतहाई गहराई में कुछ जुगनू चमकता है, इस तरह मर्फी के जहन में भी रोशनी का एक नुक्ता सा पैदा हुआ और फिर ये नुक्ता फैलता चला गया। उसके साथ ही उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी उभरने लगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने से तारीक पर्दा सा हट गया। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म कतई बेजान हो चुका हो। लेकिन थोड़ी सी कोशिश के साथ वो अपने जिस्म को हरकत देने में कामयाब हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और रिवॉल्वर उठा लिया। राहदारी काफी बड़ी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका निचला जिस्म बेकार हो चुका था। उसके साथ ही उसको चक्कर आने लग गए थे और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल डूबता जा रहा है। मैं इस टाइगर का खात्मा करूंगा, उसने मुझे मारा है, मर्फी ने लाशौरी अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर तेजी से उसी मोड़ की तरफ खिसखिसाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो सबसे पहले मशीन रूम तक पहुंचना चाहता था। वहां उसके आदमी मौजूद थे, इसलिए वो उसे बचा सकते थे। लेकिन मोड़ मुड़कर वो आहिस्ता घसीटता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा, इसके कानों में करहाने की आवाज पड़ी। ये करहा किसी औरत की थी और आवाज इस कमरे की तरफ से आई थी जहां मेडिकल बॉक्सेस और खाने पीने का सामान मौजूद था। वो यहाँ तक घिसट कर तो पहुंच गया था, लेकिन अब उसकी कुव्वत जवाब दे रही थी। खून अभी तक उसके जिस्म से रस रहा था। उसके निचले जिस्म पर तो कई जख्म थे, एक बाजू पर भी जख्म था। वो पेट में भी 2 जख्म थे। उसका पूरा जिस्म पके हुए फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। लेकिन ना जाने वो कौन सी कुव्वत थी जो उसे ना सिर्फ जिंदा रखे हुए थी, बल्कि वो एक बाजू के बल पर अपने जिस्म को घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। शायद ये जिंदा रहने की शदीद तरीन कोशिश थी जिसने उसे इस हालत के बावजूद संभाल रखा था, या फिर ये इंतकाम लेने की खौफनाक ख्वाहिश थी। बहरहाल करहा सुनते उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में नई कुव्वत आ गई हो। उसने और तेजी से अपने जिस्म को इस कमरे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। चूंकि उसके उस हाथ में रिवॉल्वर था जिसके जोर पर वो अपने जिस्म को घसीट रहा था, और इससे पहले को उसने इस बात का ख्याल ना किया था कि रिवॉल्वर फर्श से ना टकराए, लेकिन अब वो शौरी तौर पर इस बात का ख्याल रख रहा था। वैसे चूंकि वो कोहनी फर्श पर रखकर अपने जिस्म को घसीट रहा था, इसलिए हाथ जिसमें रिवॉल्वर थामा हुआ था वो जरा फर्श से ऊपर ही था। यही वजह थी कि पहले भी वो फर्श से टकराया था और लाजमन इस टकराव से तेज आवाज राहदारी में गूंजी थी। वो घसीटते हुए आखिरकार मर्फी दरवाजे के करीब पहुंच गया, लेकिन इस बार चूंकि उसने घसीटने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगा दी थी, इसलिए उसका जहन अब वाकई ही किसी लट्टू की तरह घूम रहा था और आंखों के सामने बार बार अंधेरा सा छाने लगा था। इसका सांस इस कदर तेज हो गया था कि उसे यूं महसूस होने लगा था जैसे अभी दिल फट जाएगा। फिर उसने जरा सा और जोर लगाया और जब वो दरवाजे के सामने तो पहुंच गया, लेकिन उसी जोर ने उसे यकलख्त बुरी तरह निढाल कर दिया। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसके जिस्म ने अब मजीद हरकत करने से इनकार कर दिया हो। वो वहीं फर्श पर पड़ा हुआ हाँप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरी की हल्की सी चादर फैली हुई थी, जिसकी वजह से उसे सब कुछ इस तरह नजर आ रहा था जैसे उसने आंखों पर गहरे रंग की ऐनक लगा ली हो। लेकिन दरवाजे के सामने ही उसे दरवाजे की तरफ पुश्त किए एक आदमी अकड़ू बैठा हुआ नजर आया। इसके दोनों हाथ हरकत कर रहे थे, बस उससे ज्यादा उसे कुछ नजर ना आया। फिर जैसे कोई रोबोट काम करता है, इस तरह फर्श पर पड़े उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर को उठा। रिवॉल्वर की नाल का रुख इस आदमी की पुश्त की तरफ हुआ। फिर एक धमाके और इंसानी चीख की आवाज के साथ ही बर्फी की जहन से टकराई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसका एहसास उसे ना हुआ था। इस आखिरी एहसास के साथ ही हल्के से अंधेरे में डूबा हुआ उसका जहन गहरे अंधेरे में तहलील होता गया।
इमरान को होश आया तो उसने टाइगर को अपने ऊपर झुके हुए पाया। इमरान के सीने पर शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपने होंठ भींचकर अपने आप को कराहने से दानिस्ता रोक लिया था। शुक्र है खुदा का आपको होश आ गया, वरना मैं तो पागल हो जाता। टाइगर की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। यानी अभी तुम्हें गलत फहमी है कि तुम होते जा रहे हो, इमरान ने आहिस्ता से बोलते हुए कहा, क्योंकि उसे ऊंचा ना बोला जा रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर वो ऊंचा बोला तो उसका सांस रुक जाएगा। इमरान साहब, बस खुदा का करम हो गया, गोली आपकी पसलियों से टकराकर जरा सी दाएं तरफ को मुड़ गई। अगर वो दाएं तरफ को ना जाती तो दिल में उतर जाती। मैंने गोली निकालकर बैंडेज कर दी है। यहाँ असल सामान मौजूद था, पानी की बोतलें भी थी, लेकिन आपको होश ना आ रहा था, इसलिए मैं परेशान था, टाइगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। इसने इमरान की फिक्रे पर कोई तबसरा ना किया। बस इस दाएं बाएं करते ही तो सारा काम खराब हो जाता है। बहरहाल इस मर्फी का क्या हुआ? इसने इतने अचानक निकलकर फायर किया कि संभल ही ना सका, और वहां सागोरी की चीख भी मुझे उकम में सुनाई थी। सागोरी के पहलू में गोली लगी है और जख्म डालकर निकल गई है, इसलिए वक्ती तौर पर उसका खून रोक दिया गया है। क्योंकि मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए पहले मैंने आपका ऑपरेशन किया, गोली निकाली और फिर बैंडेज करने के साथ साथ आपको ताकत का इंजेक्शन दिया। इसके बावजूद आपको होश काफ़ी देर बाद आया। अब मैं मैडम सागोरी के मुकम्मल बैंडेज कर देता हूँ और उसे इंजेक्शन लगा देता हूँ, टाइगर ने कहा। पानी मुझे पिलाओ और सागोरी की बैंडेज करो, कहीं वो मर ही ना जाए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो टाइगर एक तरफ मौजूद पानी की बोतल उठाकर उसका ढक्कन खोला और बोतल इमरान के मुंह से लगा दी। इमरान ने चंद घूंट पिए, फिर बोतल हटाने का इशारा किया तो टाइगर ने बोतल हटाकर एक तरफ रखी और फिर वो खुद उठकर साथ पड़ी हुई सागोरी की तरफ बढ़ गया। एक मेडिकल बॉक्स भी सागोरी के करीब ही मौजूद था। टाइगर अब उसके साथ अकड़ू बैठा हुआ मेडिकल बॉक्स से बैंडेज करने का सामान बाहर निकाल रहा था। इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश की, लेकिन उठने की कोशिश ही उसे चक्कर से आए और वो दोबारा लेट गया। उसने सोचा कि टाइगर जब फारिग होगा तो वो उससे कहकर ताकत का मखसूस इंजेक्शन मजीद लगवाएगा, तभी वो सही मानों में हरकत करने के काबिल हो सकेगा। चूंकि टाइगर मैडम सागोरी की बैंडेज में मसरूफ था, इसलिए इमरान वापस लेट गया। टाइगर ने बैंडेज से फारिग होकर मैडम सागोरी को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए, और अभी वो इंजेक्शन लगा ही रहा था कि मैडम सागोरी होश में आकर कराने लगी। उसी लम्हे इमरान के कानों में बाहर राहदारी की किसी के सीटने जैसी हल्की सी आवाज़ सुनाई थी। फिर इससे पहले कि इमरान टाइगर से इस बारे में पूछता, अचानक खुले हुए दरवाजे के बाहर से रिवॉल्वर चलने का धमाका सुनाई दिया। उसके साथ ही टाइगर चीख मारकर मैडम सागोरी के ऊपर ही औंधे मुंह उलट गया। ये सब कुछ सिर्फ एक लम्हे में हो गया। टाइगर नीचे गिरते ही पलटा और फिर वो मैडम सागोरी के करीब ही फर्श पर तड़पने लगा। इमरान, जिससे उठाना चाह रहा था, ये सूरत हाल देखकर यकलख्त उछला और उठकर ना सिर्फ खड़ा हो गया, बल्कि वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसकी जहन से सारी कमजोरी और चक्कर वगैरह इस तरह निकल गए जैसे ऐसी कोई बात उसने कभी महसूस ही ना की हो। दूसरा फायर ना हुआ था। इमरान ने बाहर झांका तो उसने मर्फी को खून में लथपथ दरवाजे के सामने पड़ा हुआ देखा। उसके हाथ में रिवॉल्वर अब भी मौजूद था, लेकिन इसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। इमरान ने बिजली की सी तेजी से दरवाजा बंद किया और उसे कुंडी लगाकर वो फर्श पर तड़पते हुए टाइगर की तरफ बढ़ा। टाइगर की हालत लम्हा बलम्हा खराब होती जा रही थी और उसका तड़पना भी अब सुस्त पड़ता जा रहा था और आंखें ऊपर को चढ़ गई थी। इमरान एक झटके से उसे औंधा किया, उसके साथ ही उसके होंठ भींच गए, क्योंकि जख्म जिस जगह था वहां से गोली बराह रास्त दिल तक भी जा सकती थी। इमरान तेजी से पीछे हटा, इससे मेडिकल बॉक्स और पानी की बोतल उठाई और उसके हाथ वाकई किसी कंप्यूटर से चलने वाली मशीन की तरह हरकत में आ गए। उसे काम करता देखकर कोई महसूस भी ना कर सकता था कि अभी चंद लम्हे पहले जो आदमी उठकर बैठने से भी कासिर रहा था, इस कदर तेजी और फुर्ती से इस कदर नाजुक काम भी सरंजाम दे सकता था। लेकिन इमरान टाइगर की हालत देखते ही अपने आप को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था और फिर 10 मिनट बाद जब उसने जख्म का मिनी ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाला तो उसके हलक से एतमीनान का एक तवील सांस निकल गया, जैसे मुहावरतन बाल बाल बचना कहते हैं। टाइगर हकीकतन बाल बाल बचा था। गोली अगर 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा भी आगे बढ़ जाती तो टाइगर की मौत को दुनिया की कोई ताकत ना रोक सकती थी। और फिर ये भी टाइगर के हक में अच्छा साबित हुआ, जिस कमरे में उसे गोली लगी थी उसी कमरे में मेडिकल बॉक्स और पानी भी मौजूद था और इमरान भी पहले होश में आ चुका था। वरना अगर थोड़ी सी देर भी हो जाती तब भी टाइगर का बच निकलना महाल होता। क्या हुआ टाइगर, क्या हुआ? अचानक इमरान को हुक्म से मैडम सागोरी की मुतवहिश आवाज़ सुनाई दी और इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। सागोरी खुद गोली खाने के बाद होश में आई थी, लेकिन पूरी तरह होश में आते ही उसने अपने मुतल्लिक कोई बात करने के बजाय टाइगर के बारे में तशवीश जाहिर की थी और यह हकीकतन इसके दिल में टाइगर की मौजूद कवि जज्बे का इजहार था। टाइगर तुम्हारी बैंडेज कर रहा था कि बाहर से उसे गोली मार दी गई। गो मारने वाले ने उसके दिल के अंदर गोली पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि टाइगर का दिल ही ना था इसलिए वो अपने
मकसद में कामयाब ना हुआ और टाइगर की जान बच गई। इमरान ने टाइगर के जख्म पर बैंडेज करते हुए कहा, दिल ही ना था? क्या मतलब? क्या टाइगर का दिल ही नहीं होता? ये कैसे मुमकिन है? सागोरी ने इंतहाई हैरत और पुर लहजे में कहा। वो अब उठकर बैठ चुकी थी, क्योंकि उसने दिल तुम्हें दे दिया है। अगर ना दे चुका होता तो गोली दिल में पहुंच जाती, इस तरह उसका दिल फेल हो जाता। उसने बड़ी अक्लमंदी की दिल तुम्हें देकर फेल पास के चक्कर में ही छुटकारा हासिल कर लिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सागोरी एक बार फिर हंस पड़ी। लेकिन ये बोलता क्यों नहीं? क्या बेहोश है? तुम मजाक कर रहे हो? इस हालत में भी सागोरी के लहजे में एक बार फिर तशवीश उभर आई। रिहर्सल कर रहा है ना बोलने की। इमरान ने बैंडेज से फारिग होकर इंजेक्शन तैयार कर लिया। क्या मतलब? क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो बेहोश है। सागोरी की तरफ खिसक कर टाइगर का चेहरा देखते हुए इंतहाई परेशान लहजे में कहा, शादी के बाद बेचारा तुम्हारे मुकाबले में बोल ही ना सकेगा, इसलिए रिहर्सल कर रहा है। तो तुम्हें यकीन है कि टाइगर मुझसे शादी करेगा? सागोरी ने बड़े रुमानी लहजे में कहा। वो अपनी और टाइगर की तकलीफ के साथ साथ मौजूदा माहौल सब कुछ भूल गई थी। अगर तुम्हारी मुलाकात किसी ताकतवर जादूगर से हो गई और जादूगर भी तुमसे ताउन करने पर आमादा हो गया तो? इमरान ने सुई टाइगर की रग से बाहर खींचते हुए इस जगह को उंगली से मसलते हुए कहा, जादूगर? क्या मतलब? ये तुम्हारे दिमाग को क्या होता जा रहा है? अच्छी बड़ी बातें करते करते पागलों जैसी बातें करना शुरू कर देते हो। सागोरी ने चौंक कर इंतहाई तलख लहजे में कहा, देखो मैडम सागोरी, तुम इंसान हो ना? इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें चुड़ैल नजर आती हूँ? सागोरी ने गुस्से ले लहजे में कहा, मेरी बात छोड़ो, औरतों के मामले में मेरी बीनाई बेहद कमजोर वाकया हुई है। मुझे तो हसीना आलम भी चुड़ैल नजर आती है। अपनी बात करो, इंसान हो ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इंसान नहीं हूं तो और क्या हूं? सागोरी ने होंठ चबाते हुए कहा, अब तुम खुद सोचो, इंसान और टाइगर की शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? सिर्फ एक ही नुक्ता है कि जादूगर जादू की मदद से टाइगर को इंसान बना दे। मैंने अक्सर कहानियों में पढ़ा है कि जादूगर इंसानों को तोते, चिड़िया, जानवर बनाते रहते हैं। जब वो ऐसा कर सकते हैं तो फिर टाइगर को भी इंसान बना सकते हैं, या फिर आपको। इमरान की जुबान जाहिर है चल पड़ी थी, इसलिए उसको रोकना अब शायद इसके अपने बस की बात ना थी। लेकिन उसी लम्हे टाइगर की करहा सुनाई थी और इमरान बात करते करते रुककर दोबारा टाइगर की तरफ मुतवज्जा हो गया। टाइगर की करहा मध्यम थी, वो पूरी तरह होश में आए बगैर करहा रहा था। इमरान के चेहरे पर हल्की सी तशवीश के आसार उभर आए। उसने जल्दी से मेडिकल बॉक्स खोला और उसके अंदर झांकने लगा। फिर उसकी नजरों में चमक सी उभर आई। इसने बॉक्स के अंदर हाथ डालकर एक छोटी सी शीशी बाहर निकाली और फिर सुरंज उठाकर उसने इस शीशी में मौजूद महलूल सुरंज में भरा और एक बार फिर टाइगर पर झुक गया। टाइगर 2-3 बार करहाकर फिर खामोश हो गया था। ओह शुक्र है ये इंजेक्शन बॉक्स में मौजूद था, वरना मामला सीरियस हो जाता। इमरान ने इंजेक्शन लगाकर एतमीनान भरे लहजे में कहा, इमरान साहब ये फायर? टाइगर के लहजे में हैरत थी। ये फायर मर्फी ने किया था, लेकिन शुक्र करो उसे दूसरा फायर करने की मोहलत नहीं मिली। इमरान ने कहा, मर्फी ने? मगर वो तो मशीन गन की गोलियों से हिट हो चुका था। टाइगर के लहजे में बेपनाह हैरत थी। अब इंजेक्शन लगाने से टाइगर होश में आ चुका था। नहीं, वो मरा नहीं था और इंतहाई जख्मी हालत में घसीटता हुआ यहाँ पहुंचा, लेकिन एक ही फायर कर सका। अब ये तुम्हारी बदकिस्मती थी कि तुम्हारी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। बहरहाल अल्लाह का फजल हो गया कि तुम बताओ कि तुमने मशीन रूम में क्या किया था। और हाँ, वो कर्नल टॉम भी अभी तक दफ्तर में बेहोश पड़ा है और गैस कि अटैक को काफ़ी वक्त गुजर गया है, कहीं वो भी मर्फी की तरह होश में आकर हमारे लिए कोई मसला ना पैदा करते। इमरान ने चौंक कर कहा। उसे अचानक कर्नल टॉम का ख्याल आ गया। मैंने मशीन रूम में मौजूद सब अफराद को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वापस आते हुए मुझे राहदारी से फायरिंग की आवाज़ें और फिर किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई थी। मैं मुड़ गया, फिर आने वाले के सीने पर सरब लगाकर मैंने उसे वापस उल्टा दिया। सामने आने पर जब मैंने आप दोनों को हिट होते देखा तो मैंने मर्फी को जो नीचे गिरकर उठने की कोशिश कर रहा था मशीन गन का ब्रस्ट मारा और फिर मैं आप दोनों को एक एक करके यहाँ ले आया, क्योंकि यहाँ मेडिकल बॉक्सेस भी मौजूद थे और पानी भी। टाइगर ने आहिस्ता आवाज़ में पूरी तफसील बताते हुए कहा, मैडम सागोरी, तुम हम दोनों की निस्बत कम जख्मी हो। तुम मर्फी का रिवॉल्वर ले जाओ और इस कर्नल टॉम का खात्मा कराओ, ताकि इसकी तरफ से तो एतमीनान हो जाए। उसके बाद असल लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का भी कोई तरीका सोच लिया जाएगा। मैडम सागोरी ने अस्बात में सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई राहदारी में गायब हो गई। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है टाइगर, हम दोनों शायद जख्मी हैं और सागोरी वैसे भी इस कदर तेज ना थी, लेकिन अब तो वो भी जख्मी है और नीचे मौजूद असल लेबॉर्ट्री के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों हिस्से सील्ड हैं और वो डॉक्टर रॉल्फ
कर्नल टॉम से कोई ताउन नहीं करता। मैंने कर्नल टॉम के साथ उसका रवैया देखा है। अब एक ही सूरत है कि किसी ऐसी मशीनरी में खराबी पैदा कर दी जाए जिससे डॉक्टर रॉल्फ का काम रुक जाए, और उसे ठीक करने के लिए उससे या उसके किसी आदमी को लाजमन इस हिस्से में आना पड़ेगा। शायद इमरजेंसी में डॉक्टर रॉल्फ ने ऊपर आने का कोई रास्ता रखा हो, इमरान ने कहा। बिल्कुल इमरान साहब, मौजूदा हालात में तो यही कुछ हो सकता है, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। वो अब आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया था, लेकिन इससे पहले कि उनके दरमियान कोई और बात होती, अचानक राहदारी में बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें बता रही थी कि वो कम से कम 4 अफराद ज़रूर थे और मशीन रूम की तरफ से आ रहे थे। अभी आवाज़ें दरवाजे से कुछ दूर थी कि यकलख्त गोली चलने का धमाका हुआ। उसके साथ ही दूसरी तरफ से मैडम सागोरी की चीख सुनाई दी। इमरान एक झटके से उठा। टाइगर भी बेख्तियार उछलकर उठने लगा, मगर इस कदर तेज़ी से उठने की वजह से उसे चक्कर आया और वो धड़ाम से नीचे गिर कर। इमरान भी खड़ा तो हो गया था, लेकिन यकलख्त और झटके से उठने की वजह से वो भी अपनी जगह खड़ा लड़खड़ा रहा था। और उसी वक्त कमरे के खुले दरवाजे से 2 एक्रीमी आदमी अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिया। इनके हाथों में मशीन गनें थी। खबरदार, इनमें से एक ने चीख कर कहा और गन इमरान की तरफ तान ली। इमरान ने बेख्तियार दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। ये दोनों भी शदीद जख्मी है, लेकिन उनकी बैंडेज की गई है। रॉजर, तुम देखो इस औरत के अलावा और उसके साथी यहाँ मौजूद ना हो, इस गन वाले ने अपने साथी से कहा, और वो सर हिलाता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे एक और एक्रीमी सागू को धकेलता हुआ अंदर ले आया। सागोरी के दोनों हाथ इसके उकम में करके हथकड़ी डाल दी गई। उसे भी हथकड़ी डाल दो माथर, और ये जो फर्श पर पड़ा है, अगर ये जिंदा है तो उसे भी हथकड़ी डाल दो, गन वाले ने सागोरी के साथ आने वाले एक्रीमी से कहा। और चंद लम्हों बाद इमरान, बेहोश टाइगर दोनों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। तुम में से अली इमरान कौन है? गन वाले ने इमरान को गौर से देखते हुए पूछा। ये एक आदमी का नाम है या 2 का? इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, एक आदमी का नाम है, और सुनो, मुझे हुक्म मिला है कि मैं इस अली इमरान को जिंदा गिरफ्तार करके ले आऊं, जबकि बाकी अफराद को गोली से उड़ा दूं, इसलिए पूछ रहा हूं। इस आदमी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ये जो नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा है, ये अली इमरान है। अचानक कमरे में मौजूद सागोरी ने चीख कर कहा, और इमरान हैरत से सागोरी को देखने लगा। सागोरी के चेहरे पर अजीब सा जज्बा था, एक अनोखी सी चमक, और इमरान दिल ही दिल में सागोरी के इस जज्बे से पहली बार मुतासिर हुआ। क्या ये दुरुस्त कह रही है? इस गन वाले ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैडम सागोरी अटान सीक्रेट सर्विस की चीफ हैं, इसलिए वो गलत बात कह ही नहीं सकती। इमरान ने इंतहाई तंजिया लहजे में बात करते हुए कहा। उसी लम्हे रॉजर, उसका दूसरा साथी दोबारा कमरे में दाखिल हुए। विल्सन, इधर दफ्तर नुमा कमरे में एक लाश पड़ी हुई है। इसके सीने में गोली मारी गई है, उसके जख्म से खून ताज़ा ताज़ा निकला हुआ है। इसका मतलब है उसे थोड़ी देर पहले हलाक किया गया है। बाकी हमने मुकम्मल चेकिंग कर ली है। इन तीनों के अलावा और कोई जिंदा आदमी यहाँ मौजूद नहीं। रॉजर ने अंदर दाखिल होकर गनवाले से मुखातिब होकर कहा, और गनवाले ने असबाद में सर हिला दिया। इसी लम्हे फर्श पर पड़ा हुआ टाइगर कर रहा तो विल्सन और उसके साथी चौंक पड़े। ये अली इमरान होश में आ रहा है, इसका ख्याल रखना। उसके मुतल्लिक बताया गया है कि ये दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट है, विल्सन ने तेज लहजे में कहा। उसके बाकी साथियों ने हाथों में पकड़ी हुई मशीन गनों को इस तरह टाइगर की तरफ तान लिया जैसे उनका डर हो कि टाइगर आंखें खोलते ही उनको फूंक मारकर हलाक कर देगा। कमाल है, एक जख्मी और बंधे हुए आदमी से किसी को इस तरह डरते हुए मैंने पहली बार देखा है। इमरान ने बड़े तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। खामोश रहो तुम, वरना, विल्सन ने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर हाथ पुश्त पर बंधे होने के बावजूद उठकर बैठ गया। वो अब आंखें फाड़ फाड़ कर विल्सन और उसके साथियों को देख रहा था। डॉक्टर रॉल्फ या अटान सीक्रेट सर्विस की चीफ साहिबा तुम्हें अली इमरान बता रही हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए टाइगर से मुखातिब होकर कहा। विल्सन और उसके साथी यकलख्त इस तरह उछल पड़े जैसे उसके पैरों तले बम फट पड़ा हो। डॉक्टर रॉल्फ, क्या मतलब? ये तो अटानी है, विल्सन ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। मैं मेकअप में हूँ, और तुम कौन हो, और तुमने हमें क्यों इस तरह बांध लिया है? टाइगर के हलक से यकलख्त गुर्राती हुई आवाज़ निकली। लहजा बिल्कुल एक्रीमियन था। मेकअप में? मगर क्यों? क्या तुम वाकई डॉक्टर रॉल्फ हो? इस बार विल्सन के लहजे में हैरत के साथ साथ तसबसब भी था। मुझे खड़ा कर दो, मैं खुद नहीं उठ सकता, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सारी बात, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? टाइगर ने उसी लहजे में बात करते हुए कहा। इंतहाई हैरत अंगेज, क्या हमें चक्कर दिया जा रहा है? विल्सन ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन साथ ही उसने अपने एक साथी को इशारा किया कि वो टाइगर को उठने में मदद दे। तुम खाली चक्कर की बात कर रहे हो, यहाँ मेरी लेबॉर्ट्री पर कयामत टूट पड़ी है, लेकिन पहले तुम अपना तारुफ कराओ।
डॉक्टर रॉल्फ ये चारों वाकई ही उलझ गए हैं। बहरहाल जो कोई भी हो आपके हम कौम हैं, इसलिए अगर आप उन्हें तफसील से सब कुछ बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान ने मुस्कुराते हुए गर्दन मोड़कर टाइगर से कहा, जो अब कदम उठाकर उसके साथ खड़ा हुआ था। सागोरी अलबत्ता एक ही तरफ थी, लेकिन वो होंठ नीचे खामोश खड़ी थी। ठीक है, बता देता हूँ, लेकिन अगर ये तारुफ करा देती तो ज़्यादा बेहतर था। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, तारुफ बाद में होता रहेगा, शुरू हो जाए। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि यकलक्ष टाइगर का हाथ घूमा और दूसरे लम्हे विल्सन बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर अपने पीछे खड़े दूसरी साथी से टकराया और वो दोनों एक ही दूसरे से टकराकर दरवाजे पर पुष्ट के बल गिर पड़े। जिस लम्हे टाइगर का हाथ हरकत में आया, उसके एक सेकंड बाद इमरान का हाथ भी घूमा और साइड पर खड़े हुए विल्सन के दोनों साथी भी चीखते हुए एक दूसरे से टकराए, लेकिन वो गिरने के बजाय लड़खड़ाते हुए पीछे दीवार से जा टकराए। टाइगर और इमरान दोनों अपनी कलाइयों की मौजूद क्लिप हथकड़ियां इन पर मारी थी और यह हथकड़ियों की ज़रब थी जिसने उन्हें चीखने, लड़खड़ाने और गिरने पर मजबूर कर दिया। अब तुम हाथ उठाकर दीवार की तरफ मुंह कर लो विल्सन, वरना। इमरान की इंतहाई सर्द आवाज गूंजी और विल्सन जो कलाबाजी खाकर अभी उठने की कोशिश में मसरूफ था, बजाय उठने के वैसे ही तेजी से घुमा। लेकिन उसी लम्हे एक बार फिर मशीन गन गरजी और विल्सन का जिस्म छलनी हो गया। वो घूमते हुए अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल चुका था, इसलिए शायद इमरान ने उसका भी खात्मा करना मुनासिब समझा। विल्सन इंतहाई कर्मनाक अंदाज में एक बार फिर चीखा और फिर थम से पहलू के बल फर्श पर गिरकर साकित हो गया। वो खत्म हो चुका था। मैडम सागोरी की हथकड़ी खोलो टाइगर, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में साथ खड़े टाइगर से कहा और वो खुद कदम बढ़ाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर डॉक्टर रॉल्फ अपने दफ्तर नुमा कमरे की रिवॉल्विंग चेयर पर मौजूद था। सामने मेज पर एक कागज मौजूद था और सर रॉल्फ की इस कागज पर नजरें जमी हुई थी, जिसे इस कागज पर मौजूद टेढ़े मेढ़े हरूफ को अपनी नजरों के जरिए अपने दिमाग में उतार रहा हो। वो खासा बूढ़ा आदमी था, सर कतई तौर पर बालों से बेनियाज था, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन मोटी शीशे की ऐनक के पीछे उसकी आंखों में जवानों जैसी चमक थी। उसने जिस्म पर कथई रंग का सूट पहन रखा था, जिस पर इस कदर शिकने थी कि गुज़िश्ता कई सालों से वो मुसलसल उसे पहने हुए हो। ये इसराइल का अजीम तरीन साइंसदान था। वो ब्लड रेस मुकम्मल होने के बाद यकीनन वो पूरी दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान तस्लीम कर लिया जाएगा। यही वजह थी कि वो जनून के से अंदाज में इस मिशन पर काम कर रहा था। एक लिहाज से उसने अपने ऊपर हर किस्म का आराम सुकून हराम कर दिया था। जब उसके साथी आराम करने के लिए यहाँ बने हुए अपने मखसूस कमरों में चले जाते, तब भी वो दफ्तर में बैठा इस मिशन पर काम में मसरूफ रहता। जब बेहद थक जाता तो मेज पर सर रखकर हल्की सी नींद ले लेता। इस वक्त भी उसके साथ आराम करने के वक्फे में अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन सर डॉक्टर रॉल्फ उसी तरह काम में मसरूफ था। जैसे जैसे ब्लड रेस का मिशन तकमील के करीब होता जा रहा था, डॉक्टर रॉल्फ का इन्हमाक बढ़ता जा रहा था। अचानक पास पड़े हुए टेलीफोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी और डॉक्टर रॉल्फ चौंक कर सीधा हो गया। यस, डॉक्टर रॉल्फ ने रिसीवर उठाकर इंतहाई तलख और सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर क्लिफ बोल रहा हूँ सर, ए सेक्शन से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना लेकिन घबराई हुई आवाज सुनाई थी। ए सेक्शन से? ओह, क्या बात है, क्यों फोन किया है? डॉक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि ए सेक्शन ब्लड रेस के लिए खाम माल की फराहमी का सेक्शन था, जो इस काम में मुसलसल मसरूफ रहता था। चूंकि जिस धात को ब्लड रेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी तलाश बेहद कठिन काम था और वो खासी दुश्वारी और तलाश के बाद इंतहाई कलील मिकदार में दस्तयाब होती थी। इसलिए ए सेक्शन 2 शिफ्टों में मुसलसल काम करता रहता था, ताकि इस कदर माल मैसर आता रहे कि काम ना रुक सके। और वो डॉक्टर क्लिफ उस सेक्शन का इंचार्ज था। डॉक्टर ए सेक्शन की मशीनरी काम करते करते यकलख्त रुक गई है। इसको एनर्जी नहीं मिल रही, शायद ऊपर एनर्जी प्लांट में कोई गड़बड़ हो गई है। इसलिए यहाँ मौजूद मास्टर कंप्यूटर से भी चेक करने की कोशिश की है, लेकिन मास्टर कंप्यूटर भी असल खराबी की निशानदही नहीं कर सका। इसने सिर्फ इतना बताया है कि प्लांट के आई सेक्शन के टी ग्रुप मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा नामुमकिन है कि टी ग्रुप गायब हो जाए, इसलिए मजबूरन मैंने आपको फोन किया है, डॉक्टर क्लिफ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। आई सेक्शन का टी ग्रुप मौजूद नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा होना तो कतई नामुमकिन है, डॉक्टर रॉल्फ ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए तो मैंने कहा है कि मास्टर कंप्यूटर असल खराबी की निशानदही नहीं कर सका, डॉक्टर क्लिफ ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं खुद चेक करता हूं, डॉक्टर रॉल्फ ने होंठ चबाते हुए कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज पर मौजूद कागज को उठाकर दराज में रखा और फिर कुर्सी से उठकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो इस सेक्शन के ऑपरेटिंग हॉल में पहुंच गया, जिसकी दीवारों के साथ मशीनरी नस्ब थी। डॉक्टर रॉल्फ के अंदर दाखिल होते ही एक नौजवान जिसने सफेद
ओवर ऑल पहन रखी थी, तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आइए सर, इस नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा। ये डॉक्टर क्लिफ था, ए सेक्शन का इंचार्ज, और डॉक्टर रॉल्फ सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता गया। चंद लम्हों बाद वो दाएं तरफ की पूरी दीवार पर नस्ब ए सेक्शन के मास्टर कंप्यूटर के सामने मौजूद था। इसने मास्टर कंप्यूटर को खुद ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जब मास्टर कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया तो डॉक्टर रॉल्फ की आंखें सिकुड़ गई, फराग पेशानी पर बेशुमार शिकने उभर आई। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर क्लिफ? वैसे मास्टर कंप्यूटर दुरुस्त रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि आई सेक्शन को इंतहाई माहिराना अंदाज में खोलकर टी ग्रुप रिमूव की गई है। लेकिन कौन ऐसा कर सकता है और क्यों? डॉक्टर रॉल्फ ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। सर, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो फिर फर्स्ट पोर्शन में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा कर सकता है और वो है मर्फी। मशीनरी का इंचार्ज है और इन मामलात में बेहद माहिर है। दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता, डॉक्टर क्लिफ ने जवाब देते हुए कहा। मर्फी? लेकिन उसे क्या जरूरत है ऐसा करने की, और क्यों इसने ऐसा क्यों किया? मैं कर्नल टॉम से बात करता हूं। अगर मर्फी ने ऐसा किया है तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारने से भी ना हिचकिचाऊंगा। इसने अजीम मिशन में रुकावट डालकर इंतहाई आला दर्जे की दुश्मनी की है, डॉक्टर रॉल्फ ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। और फिर तेजी से वो एक तरफ मेज पर पड़े हुए फोन की तरह बढ़ गया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और फिर फर्स्ट पोर्शन के मखसूस नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चंद लंबे घंटी बजती रही और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनाई थी। यस, कर्नल टॉम अटेंडिंग। कर्नल टॉम की मखसूस आवाज सुनाई थी। डॉक्टर रॉल्फ बोल रहा हूँ, एनर्जी प्लांट में गड़बड़ किसने की है? डॉक्टर रॉल्फ ने दांत पीसते हुए कहा। एनर्जी प्लांट में गड़बड़? क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा। दूसरी तरफ से कर्नल टॉम की हैरत भरी आवाज सुनाई थी। वो मर्फी कहाँ है? उसे बुलाओ फोन पर। तुम अहमक आदमी हो, तुम्हारे दिमाग में तो बस भुस भरा हुआ है। बुलाओ मर्फी को, डॉक्टर रॉल्फ ने गुस्से से चीखते हुए कहा। ओ जनाब, मर्फी तो एक पुर्जा लेने के लिए एक्रीमिया गया हुआ है। 01 की एक मशीन का पुर्जा अचानक खराब हो गया, जिससे 01 सेक्शन खुलने का अंदेशा पैदा हो गया था। और फिर यह पुर्जा चूंकि यहाँ मुरम्मत ना हो सकता था, इसलिए मजबूरन उसे एक्रीमिया जाना पड़ा। इसके दो साथी भी साथ गए हैं, कर्नल टॉम ने घबराए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। कल से गया हुआ है, लेकिन एनर्जी प्लांट तो अब बंद हुआ है। मास्टर कंप्यूटर के मुताबिक उसके आज सेक्शन के टी ग्रुप रिमूव कर दिया गया है। किसने ऐसा किया है और कौन से यहाँ जो ऐसा कर सकता है? डॉक्टर रॉल्फ ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। जनाब, ऐसा होना तो नामुमकिन है। एनर्जी प्लांट तो सील्ड है, उसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता और वो कोई गया भी नहीं, कर्नल टॉम ने जवाब देते हुए कहा। ओ हाँ, वाकई मुझे इसका ख्याल नहीं आया। वो तो वाकई ही सील्ड है, लेकिन फिर मास्टर कंप्यूटर क्यों ऐसा रिजल्ट दे रहा है और एनर्जी प्लांट आखिर बंद क्यों हो गया है? डॉक्टर रॉल्फ ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद ऊपर आकर चेक कर लें, कर्नल टॉम ने जवाब दिया। अहमक हो तुम, ऊपर कैसे आ सकता हूँ? सेकंड पोर्शन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है ताकि किसी तरह भी दोनों पोजीशंस के दरमियान आमदरफत ना हो सके। लेकिन ये एनर्जी प्लांट वाला मसला कैसे गड़बड़ हो गया? तो किस तरह बिगड़ ही नहीं सकता, ये तो वेरी बैड। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, डॉक्टर रॉल्फ ने कहा और रिसीवर कॉरिडोर पर पटक दिया। अब क्या करें? ये इम्कान तो कतई जहन में ही ना था, डॉक्टर रॉल्फ ने होठ चबाते हुए कहा। सन एनर्जी प्लांट मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। अव्वल तो इसमें कोई खराबी पैदा ही ना हो सकती थी, और अगर होती भी तो मास्टर कंप्यूटर उसे खुद ब खुद दुरुस्त कर लेता। लेकिन ये तो सोचा भी ना जा सकता था कि टी ग्रुप में रिमूव हो जाएगा। अब तो मास्टर कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर सकता और ऊपर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए अब क्या होगा? डॉक्टर क्लिफ ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। हुआ तो अजीब व गरीब काम है, और अगर एनर्जी प्लांट ने काम शुरू ना किया तो हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब तो इमरजेंसी वे खोलना ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं, कर्नल टॉम ने कहा। इमरजेंसी वे? क्या मतलब? डॉक्टर क्लिफ बुरी तरह चौंक पड़ा। तुम्हें नहीं मालूम, ये इस लेबॉर्ट्री का खास सीक्रेट है, इसे सिर्फ मैं वाकिफ हूँ। आओ मेरे साथ, डॉक्टर रॉल्फ ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ लपक गया। और वहां दरवाजे से बाहर एक राहदारी थी। राहदारी वाकई ही आखिर में जाकर एक ठोस दीवार पर खत्म हो गई थी। डॉक्टर रॉल्फ इस दीवार के सामने जाकर रुक गया। उसने कोट को अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सुनहरे रंग की प्लेट नुमा पत्ती निकाली और उसे दीवार की जड़ में दीवार के साथ रख दिया। पत्ती दीवार से चिपक गई और डॉक्टर इस प्लेट नुमा सुनहरी पत्ती के दरमियान अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली रखी और इसे इस तरह मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया जैसे तजूरी की ताली खोलने के लिए उसकी नॉब को मखसूस अंदाज में घुमाया जाता है। तकरीबन 2 मिनट तक डॉक्टर मुसलसल ऐसा करता रहा। फिर वो एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने वो सुनहरी पत्ती दीवार से हटाकर हाथ में पकड़ ली और खामोश खड़ा हो गया। तकरीबन 2 मिनट तक वो इस तरह खामोश खड़े रहे और फिर डॉक्टर रॉल्फ ने एक बार फिर इस पत्ती को दोबारा उसी जगह चिपकाया और एक बार फिर उसी तरह अपनी मखसूस
انگلی مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانا شروع کر دی۔ 2 منٹ تک مزید ایسا کرنے کے بعد انہوں نے پلیٹ ہٹائی اور پھر اس واپس جیب میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر کلف حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا لیکن خاموش تھا۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی کھٹاک کی آواز سنائی تھی اور ڈاکٹر کلف بھی اختیار چونک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی کیونکہ اس نے اس ٹھوس دیوار کو درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں کھسکتے دیکھا۔ اب درمیان میں ایک خلا سا بن گیا تھا۔ ڈاکٹر رالف آگے بڑھا اور پھر اس خلا کو پار کر کے دوسری طرف آ گیا۔ ڈاکٹر کلف نے بھی اس کی پیروی کی اور ایک سائڈ پر دیوار سے ایک بڑا سا سوئچ پینل نصب تھا۔ اس کے درمیان ایک بڑا سا ڈائل بھی تھا۔ ڈاکٹر اس پینل کی طرف بڑھا اور اس نے مختلف بٹن دبائے تو ڈائل پر موجود سرخ سوئی حرکت میں آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ راؤنڈ کرتی ہوئی ایک سمت سے دوسری سمت جا رہی تھی۔ جب وہ آخری ہندسے پر پہنچی تو ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈائل کے اندر چلنے والا بلب بجھ گیا اور سوئی ایک جھٹکے سے واپس آ گئی۔ Like, comment, share, press the bell icon.